हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट पार्ट में गाइस हमने 5 टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स वाले टॉपिक में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या रहती है। गाइज़, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें। सो गाइज़, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स। गाइज़, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। आज के लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को भी कवर किया है। ओम्स लॉ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओम्स लॉ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किपिंग। सो डायरेक्शन ऑफ करंट। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल या बैटरी, सेल और बैटरी बात एक ही होती है, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। गाइस, जो इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे होती है, और जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। मतलब जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। जब दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो नहीं होगा, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस सर्किट सिंबल्स। हमको इस चैप्टर में रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना होगा, इसीलिए सर्किट सिंबल्स की बहुत नीड पड़ेगी। सो नाउ अब हम सर्किट सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट सिंबल्स क्या होते हैं? सर्किट सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर्किट सिंबल के बारे में पहले जानते हैं। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस एंड अ स्विच between the two terminals of the cell or battery along with an electric circuit flows is called a circuit। मतलब हमारा सर्किट वो होता है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो, रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्ट हो, उसमें वायर्स हो, एक बैटरी हो जिसके 2 टर्मिनल हो, उसमें जब करंट फ्लो करता है तो ऐसे पाथ को, ऐसे कंजिस्टिंग पाथ को, हम कंडक्टिंग पाथ को ऐसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का इस चैप्टर में अपना अलग ही रोल है। अभी आप रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे, ओम्स लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको पता चलेगा सर्किट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये फॉलोइंग सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, ये हमारे एनसीईआरटी बुक के सिंबल है। एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए गाइस, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही एग्जाम बनता है। तो ये जो नेक्स्ट 6 सिंबल्स हैं हमारे, इन पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहला दिया हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लग की, जो कि ओपन स्विच है। ओपन स्विच में बीच में पॉइंट नहीं आता है। इसके बाद में आती है प्लग की में हमारा बीच में पॉइंट होता है। फिर आता है हमारा वायर जॉइंट, इसको हम वायर जॉइंट बोलते हैं। गाइस, ये सिंबल अच्छे से रिमेंबर रखिएगा क्योंकि ये सिंबल जरूर आते हैं। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब आप किसी भी वे से बना सकते हैं, आपको 2 तरीके दिए हुए हैं। अब आता है रजिस्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अभी आप आने वाले क्लासेस में रेजिस्टेंस पर ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद में आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। गाइस, रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट की डिफाइन मैंने आपको नीचे दी हुई है। एमीटर और वोल्टमीटर आप जान चुके हैं। एमीटर करंट को मेजर करने की डिवाइस है और वोल्टमीटर हमारी वोल्टेज को मेजर करने की डिवाइस होती है। एक कंपोनेंट आता है हमारा रियोस्टेट। इसमें रियोस्टेट का क्या मीन्स है? अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। गाइस, थोड़ी सी पिक कट हो गई है तो आप इसको नोट कर लें। जो ऐसा कंपोनेंट जो करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज पर अफेक्ट डाले बिना जो करंट को चेंज करने के लिए जो डिवाइस या कंपोनेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट को हम चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब जब हमको रेजिस्टेंस को चेंज करना होता है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। गाइस, सर्किट सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ठीक से नोट करें। इस सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड अ प्लग की। गाइस, इस सर्किट सिंबल में आपको एक बल्ब दिख रहा है, एमीटर दिख रहा है, की दिख रही है, आपको प्लग की दिख रही है, एमीटर दिख रहा है और एक बैटरी दिख रही है जिसके 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप देख सकते हैं इसमें करंट यानी आई, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फ्लो कहाँ पर है? उसका फ्लो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक।
सो नोट दैट the electric current flows in the circuit from the positive terminal of a cell to the negative terminal of the cell through the bulb and the ammeter. Okay, तो अब हम पहुंच रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। गाइज ओम्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इससे अच्छे से कवर करना है। तो अब हम पहुंचते हैं ओम्स लॉ पे। गाइज ओम्स लॉ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इससे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम कह सकते हैं इसी टॉपिक पर मेनली बेस्ड है। तो ओम्स लॉ को आप अच्छे से सीखिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर। कोई भी मेटेलिक वायर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब हुआ जैसे जैसे हम V को इंक्रीज करते चलेंगे वैसे वैसे हमारा I भी इंक्रीज होता चलेगा, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेज द सेम। बट एक कंडीशन होती है विद कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। यही हमारा ओम्स लॉ होता है। तो हमने सीखा ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट के। गाइज इस स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट के मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं। सो कीप लर्निंग। तो हमने यहाँ तक ओम्स लॉ पढ़ लिया है। ओम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ में आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स, आगे आने वाले क्वेश्चंस, आगे आने वाले सॉल्व क्वेश्चंस, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ढंग से सीखना होगा। जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते चलेंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। देखिए अब आता है हमारा एक ग्राफ। मोस्टली पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ के ऊपर। मीन्स आपसे पूछा जाता है V और I के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करिए। V और I के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ होता है। V और I यानी V यानी वोल्टेज या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब करंट। अच्छा, करंट के ब्रैकेट में आपको A वैल्यू दिख रही है, A का मतलब हुआ एम्पियर क्योंकि इसकी यूनिट एम्पियर होती है और उसको हम A से डिनोट करते हैं। सो गाइज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक ग्राफ बनाया है। जब भी हमारी दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उसमें ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। इस ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए। ये ग्राफ एज इट इज आपको बनाने के लिए आ सकता है। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ VI, फॉर VI। ओके, तो आप VI के बीच में ग्राफ बनाना सीख लीजिए। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी गाइज, जो स्लोप होगी इस ग्राफ की, वो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी। किसकी वैल्यू देगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी। V और I ग्राफ हमको स्लोप हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। ओके, जब भी हम V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें जो स्लोप होता है वो हमको किसकी वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसका ध्यान रखें। अगर अब तक अपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, गाइस तुरंत करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी पिक में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऐसे ही आने वाले अच्छे सेशन के लिए सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आगे चलते हैं। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट की। अभी हमने पीछे आने वाले ओम्स लॉ की स्टेटमेंट में पढ़ा था। और हम कह सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू होगा कांस्टेंट। I को हम डिवाइड सेक्शन में ले आए हैं तो हम कह सकते हैं V अपॉन I बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की एक वैल्यू भी होगी, यहाँ पर उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है R। सो इक्वेशन 1 में हम कह सकते हैं R एक कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू R, V इक्वल्स टू IR। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो R है वो क्या है, R एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। किसी भी मेटलिक वायर का टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे पे R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। गाइज रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस को स्टडी करने से पहले आप ये सीख लीजिए, रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेजिस्टेंस के भी सीरीज और पैरेलल के केसेस आएंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपको समझने के लिए। सीरीज और पैरेलल वाले केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक ही कवर करेंगे क्योंकि ये सेक्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए हमको इस पर भी फोकस करना होगा। सो अब रेजिस्टेंस तक हम पढ़ चुके हैं तो एक बार आप रिवाइंड कर लीजिए। ओम्स लॉ हमारा क्या था, जो वोल्टेज होते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे करंट के। ओके, यहाँ पर एक कांस्टेंट का साइन आता था जिस कांस्टेंट को हम R से डिनोट करते थे।
यहाँ पर R हमारा रेजिस्टेंस है, आपको पता होगा इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट होती है ओम। ओके, चाहे आप OHM लिख सकते हैं, चाहे आप ओम का सिंबल बना सकते हैं। सो अब आगे चलते हैं। अब तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, हमने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया। ओम्स लॉ अपने आप में ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको एक एक स्टेप वाइज बहुत अच्छे से समझते चलिए। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। ओम्स लॉ में एक बार मैं फिर से रिवाइंड करा देती हूँ। हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज होता था या फिर जो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता था, वो किसके प्रोपोर्शनल होता था? करंट के प्रोपोर्शनल होता था। हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V अपॉन I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू R। सो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू IR। इक्वेशन फर्स्ट से हमने कंक्लूड किया R एक कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर गिवन मेटेलिक वायर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो हम रेजिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं। रेजिस्टेंस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनाओ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जब भी हमारे कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो फ्लो हो रहे हैं चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्लो हो रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमारी ओम होती है। सो गाइस, रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रीक लेटर ओम से। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन I होता है। ओके, V को R इक्वल्स टू V अपॉन I कहाँ से आया? ओम्स लॉ से हमने जाना था V इक्वल्स टू क्या था हमारा? I R था। ओके, तो हम I को क्या कहाँ ले आए? डिवाइड में ले आए, तो V अपॉन I हो गया R इक्वल्स टू। गाइज 1 ओम की डिफाइन हम आगे पढ़ेंगे, जब तक आप जान लीजिए 1 ओम क्या होता है। जब हमारी वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगी और हमारे करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। ओके, इक्वेशन 2 से हमने देखा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, यानी I है जो करंट है हमारा, वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रिलेशन में है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट कम होता जाएगा। मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा। अब हम 1 ओम पे चलते हैं। इफ़ द पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, एक कंडक्टर के अक्रॉस, एक कंडक्टर के टू एंड्स के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यदि 1 वोल्ट है एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर एंड, और करंट कितनी है? 1 एम्पियर, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। ओके, 1 ओम की डिफाइन मोस्टली एग्जाम में आती है। 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। इट्स जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो डिफाइन 1 ओम। ओके, तो 1 ओम आपको क्लियर होगा। यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस कितना है? 1 वोल्ट है, तो हमारा करंट 1 एम्पियर है, तो हमारा वो कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ओके गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो व्हाट हैपन्स टू द करंट इन अ सर्किट इफ इट्स रेजिस्टेंस इज डबल। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हमारा करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि करंट को डबल किया जाए? रेजिस्टेंस पर गाइस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस जिस वजह से चेंज होता है वो फैक्टर्स अभी हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। गाइस, ये नेक्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है। ये तब बताया जाएगा आपको जब इसमें रेजिस्टेंस के फैक्टर्स आप जानेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें से एक फैक्टर होता है एरिया, उसी का ये क्वेश्चन है। मैं इस वाले क्वेश्चन को उस वीडियो में जरूर ऐड करूँगी, बट यहाँ पे समझ लीजिए एक वायर हमारा थिक है, एक वायर हमारा थिन है, तो ये किसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस फ्लो होगा। ओके, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let the resistance of an electric component remains constant while the potential across the two ends of the component decreases to half of its formal value. What change will occur in the current through it? So यदि resistance हमारा constant है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो जितना हम V को डिक्रीज करेंगे उतना ही हमारा I डिक्रीज होगा, या फिर जितना हम V को इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा I इंक्रीज होगा। इसमें हमने V को डिक्रीज कर दिया है हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू, तो हमारा करंट भी उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, यानी करंट भी हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज ऑफ इट्स हाफ वैल्यू। जितना पहले था उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ओके, तो आप ध्यान रखें, रेजिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, मतलब हम जितना V को इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा I इंक्रीज होगा, और जितना हम V को डिक्रीज करेंगे उतना ही हमारा I डिक्रीज होगा। गाइस, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में मैंने ब्रेक किया है कि क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर आया था, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ढंग से गौर करें। 2 वायर्स A एंड B आर ऑफ इक्वल लेंथ, हमारी लेंथ इक्वल है,
डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, एंड मेड अप ऑफ सेम मेटल, और दोनों हमारे सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ओके, रजिस्टिविटी हमारी दोनों के लिए सेम रहेगी और रेजिस्टेंस हमारा दोनों के लिए डिफर रहेगा। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी। गाइज आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप नेक्स्ट वाला वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट आने वाला वीडियो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देगा आपको। इसका फर्स्ट पार्ट तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, इसी टॉपिक से रिलेटेड था जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो आने वाले टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को उस वीडियो में जरूर करेंगे। बट इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट इसमें यही है जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले पर दोनों आंसर इसके बेस्ड हैं। बट डोंट वरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जरूर ऐड करेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे कंटिन्यूसली लाइक करें, कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करें, और आने वाले अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे ही मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं उससे पहले आप एक बात सुन लीजिए, जो हमारे रेजिस्टेंसेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। रेजिस्टेंस हमारे 2 तरीके से कनेक्ट होंगे, सीरीज में और पैरेलल में। ये हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में ज़रूर देखेंगे, इसलिए कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन रखें जिससे कि आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन द सर्किट। गाइस अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्किट सिंबल्स का एक पिक देखी थी जिसमें हमारे काफ़ी तरह के सर्किट सिंबल थे। मैंने आपको 12 तरीके के सर्किट सिंबल के बारे में बताया था। तो इसमें फर्स्ट वाला बताइए आपको क्या लग रहा है। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है। इसमें 3 बैटरीज लगी हुई हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। सेकेंड वाला गाइस हमारा एमीटर है, जिसमें हमारा जो किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, एमीटर हमारा करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिफाइन पूछी गई है, डिफाइन द टर्म वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल ऑफ वर्क कराया जाएगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज से फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइज 1 वोल्ट की डिफाइन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले पे बेस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट ही वोल्ट होती है। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q। यदि हमारा वर्क डन 1 जूल का होगा और हमारा चार्ज 1 कूलम्ब का होगा तो हमारा वोल्टेज की वैल्यू या फिर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारी 1 वोल्ट होगी। जब भी हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कैरी करते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं, उसमें जो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है विच अलाउ 10 एम्पियर करंट, जिसका करंट हमारा 10 एम्पियर है और 220 वोल्ट का वोल्टेज है। तो V इक्वल्स टू IR, मेन फॉर्मूला इज दिस। हमने जाना था V इक्वल्स टू IR किसका फॉर्मूला है, ये हमारा ओम्स लॉ से आया था। V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज हमको यहाँ पे 220 गिवन है एंड करंट हमको यहाँ पे 10 गिवन है। हम V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमको R निकालना है, तो हम इसी फॉर्मूले को R की फॉर्म में लिखेंगे। सो हमने लिखा है R इज इक्वल्स टू V/I, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। Now next question is coming, identify the VI graph for ohmic and non-ohmic quantities. Give one example of each. Guys ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओमिक मटेरियल के लिए और नॉन ओमिक मटेरियल के कैसे कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। गाइज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ग्राफ बताया था जो कि स्ट्रेट लाइन था, वो ओमिक मटेरियल का ग्राफ था। अगर हमारा नॉन ओमिक मटेरियल के लिए ग्राफ बनाने के लिए आता है तो हमको कर्व ग्राफ बनाना होता है। ओमिक मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं हमारे कॉपर, निक्रोम वायर एट्सेट्रा, और जो हमारे नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं डायोड एंड ट्रांजिस्टर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। गाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वोल्ट मीटर को हम ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड एमीटर को हम ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्ट अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। गाइज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी, मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का इनटू करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने करंट को मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करेंगे, देन हमारे पास करंट की वैल्यू है, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है। वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस इजीली विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू IR लगा के हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल V हमारा 12 वोल्ट है, इससे हम डिवाइड लगा देंगे हमारे करंट का 2.5 इंटू 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4800 ओम। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं ओम्स लॉ पे बेस्ड, तो आप इसको अच्छे से करें क्योंकि ये स्कोर करने का सबसे अच्छा सेक्शन होता है और सबसे ईजी सेक्शन होता है। नाउ
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए। थैंक यू गाइज़।